पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ पशु खुशहाल किसान में मैं हूं हरेंद्र। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि पशुओं का स्वास्थ्य कितना जरूरी है। जैसे कि हमारे देश की कृषि और अर्थव्यवस्था में पशुपालन की अहम भूमिका होती है। एक स्वस्थ दुधारू पशु न सिर्फ ज्यादा दूध देती है बल्कि किसान की आमदनी भी बढ़ाती है। लेकिन सही देखभाल और पोषण के बिना पशुओं का स्वस्थ रहना मुश्किल हो जाता है। इसी विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पशु चिकित्सा अधिकारी। तो सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और मैथा के सुनने वाले सभी पशुपालकों को भी बहुत नमस्कार हमारी तरफ से। और बहुत अच्छा विषय है। देखिए, पशुपालन ही एक रीढ़ की हड्डी है। अगर आप किसानी का कार्य कर रहे हैं, किसानी के साथ साथ पशुपालन भी अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने वाली है। क्योंकि आप ही लोग हैं जिनकी वजह से हमको स्वस्थ दूध मिल पाता है, हमारे बच्चों को स्वस्थ दूध मिलता है। और जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं, तो खेती के साथ साथ जो हमारे पशु हैं कितना उपयोगी है उनकी आय को मेंटेन करने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, खेती-बाड़ी में जो भी हम करते हैं, आप इसको सोच लीजिए कि जैसे आप खेती-बाड़ी का काम कर रहे थे, आपको अन्न उत्पादकता कर ही रहे हैं, इसीलिए आपको अन्नदाता भी कहा जाता है। साथ ही साथ आप एक अपने घर में एक छोटी-सी फैक्ट्री आपने जैसे अन्न उत्पादन की लगाई है, उसी तरह से दुग्ध उत्पादन की भी आपने लगा ली। आपने घर में अच्छे पशु रख लिए और उनसे निकलने वाला वेस्ट जैसे गोबर है, उससे आप खाद बना पा रहे हैं, तो एक आप छोटी फैक्ट्री आपने घर में लगा ली जो कि खाद भी बना के दे रही है। तब तीनों एसेट्स आपके मिल गए, तो फिर आपके पास जो उत्पादन होगा खेतों से वो अच्छा आएगा। जो दुग्ध उत्पादन होगा उसको भी आप बेच कर के वहाँ से आप कुछ धन अर्जित कर पाएँगे, और दूध को बेचकर साथ में उसको उत्पाद बनाकर खोया हो गया आपका, कुछ मिठाइयाँ हो गईं, इस तरह से आप या पनीर हो गया, घी हो गया, तो ये आप ये अच्छा अपना व्यवसाय के रूप में बढ़िया डेवलप कर सकते हैं खेती-बाड़ी के साथ-साथ में। अब इसमें एक बार मैं और आपको ऐड कर दूँ, पशुओं के लिए हमेशा अच्छी ब्रीड के आप पशु पालिए। अच्छे ब्रीड के आप पशु पालेंगे तो उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा, जो इसकी ब्रीड आएगी वो भी अच्छी आएगी। और दूसरी बात है कि आप कैसे उनका मैनेजमेंट करते हैं। अगर घर में आप अच्छा मैनेजमेंट रख लें, जैसे अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, गर्मियों में आपको क्या-क्या बचाव रखने चाहिए, क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, तो आपको उत्पादन अच्छा मिलता रहेगा दुग्ध से। या आपने घर में अगर बकरी पालन का काम किया है, तो उनसे भी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। जो हमारी पशु हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए क्या करें, हमारे जो पशुपालक किसान भाई हैं तो उनके पशु स्वस्थ रहें। देखिए, स्वस्थ रखने के लिए तो पहले आप अच्छा खाना तो आप उनको देना ही चाहिए। अच्छे खाने में क्या है कि हरा चारा की उपलब्धता आपको सुनिश्चित करनी चाहिए कि साल भर हरा चारा उपलब्ध हो पाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है गर्मियों में हरा चारा का हम कैसे इंतज़ाम करें? तो आप ऐसे सोच लीजिए जैसे जब हमारे पास आम का फसल होता है, उस समय आम लेके हम अचार बना के रखते हैं, साल भर खाते हैं। इसी तरह से हरा चारा भी है। अगर आप उसका अचार बनाएँ, अचार का मतलब साइलेज की तरफ जाना चाह रहे हैं। अगर आप उसको साइलेज बना कर के रख लें, तो आपको गर्मियों के मौसम में भी हरे चारे की पूर्ति होती रहेगी। फिर आपको कितना भूसा देना है, वो आप जानें, और कंसंट्रेट बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेट का मतलब हमारा है कि राशन की मात्रा जैसे आप चूनी-चोकर देते हैं या अनाज देते हैं, वो भी आप प्रचुर मात्रा में दें। इस प्रकार से जब संतुलित आहार बनाएँगे, तो पशुओं के स्वास्थ्य में ये दिख पाएगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। जैसे कि गर्मी का मौसम आ रहा है, तो इस दौरान हम अपने जो दुधारू पशु हैं उनका ख्याल कैसे रखें। हाँ, दुधारू पशुओं की बात चली है तो एक बीमारी के बारे में हम आपको और यहीं पर बताना चाहेंगे कि आपने अक्सर देखा होगा जो हाई मिल्क यील्डर हैं, ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं, उसमें थनैला रोग बहुत कॉमन है। और थनैला रोग के बारे में अगर बात करें तो कहीं न कहीं हमारा पशुपालक ही थनैला रोग का जनक बनता है। वो ऐसे बनता है, आप अगर पशुशाला में साफ-सफाई प्रॉपर नहीं रखेंगे, क्योंकि ये बीमारी आपके जीवाणु जनित भी है, बैक्टीरिया से भी होता है और फंगल इन्फेक्शन भी है। तो इसके बचाव के लिए है कि जहाँ पर भी पशु बाँधते हैं उसको साफ-सफाई रखें। और एक छोटी-सी एक उपाय आप कर लें, आप लाल दवा के नाम से जानते हैं जिसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। 2% सॉल्यूशन आप बना लें, मीन्स अगर 2 ग्राम आप ले लें पोटेशियम परमैंगनेट और 1 लीटर आप पानी ले लें। जिस समय आप दुहान करते हैं, दुहान के बाद उसी पानी से थनों को आप छींटे मार दें, और दुहान से पहले भी ये काम कर दें।
तो हमें लगता है कि थनैला से आपका पशु बचेगा, क्योंकि जिस पशु को थनैला हो जाता है, तो दुग्ध उत्पादन तो कम होता ही है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि वो थन भी बेकार हो जाता है, सूख जाता है या फिर बाद में अगर एक्यूट केस हुआ तो कट कर के गिर जाता है, तो बड़ी वेदना वाली स्थिति होती है। तो इसमें बचाव ही आपका है, क्योंकि इस बीमारी के लिए कोई टीकाकरण नहीं बना हुआ है। गर्मी के लिए देखिए, जैसे अगर कोई भैंस है, तो एक दिन में आप सोच सकते हैं कितना उसको पानी की रिक्वायरमेंट है। कम से कम जो है, कम से कम मैं बोल रहा हूँ 100 लीटर से लेके 120 लीटर तक उसे पानी चाहिए, अगर अच्छी भैंस है तो। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसी व्यवस्था बनाए, ऐसी नाद आप बनाए कि वहां पर पानी 24 घंटा उसको रहे। जब उसके पशु को इच्छा हो खाना खा ले, और जब उसको प्यास लगे पानी मिल जाए। अगर पानी की पूर्ति आपने कर दी, दुग्ध उत्पादन कम नहीं होगा। दूसरा, जैसे जब हम ये जितनी भी चीजें हैं ना, आप अपने से सोचिए। जैसे हम जब गर्मियों में होते हैं तो क्या इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, पशुओं के लिए भी आपको ऐसी व्यवस्था करनी है। कुछ ना करें साथियों, आप नमक ले लें, हाथ में लेकर के उसके जमान पर रगड़ें। पशु पानी भी ज्यादा पिएगा और इलेक्ट्रोलाइट की भी कहीं ना कहीं उससे पूर्ति हो जाएगी। दूसरा, शुगर की मात्रा आप जरूर ऐड करें, थोड़ा थोड़ा गुड़। आपने सुबह 250 ग्राम दिया, शाम को दिया। एक आप लोगों को भ्रांति है कि गुड़ देंगे कहीं गर्म तो नहीं है। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। अगर आप 250 ग्राम सुबह गुड़ दें, 250 ग्राम शाम को गुड़ उसमें ऐड कर दें, तो मैंने पानी की प्रचुर मात्रा हो जाए। छाये का इंतजाम आपको करना ही पड़ेगा। जो आपका शेड है, बिल्कुल इधर से हवा जाए उधर से निकल जाए, ऐसा आपको एनवायरनमेंट रखना होगा। और कम से कम दिन में 2 बार नहलाने का इंतजाम करें। सुबह आप 10 बजे के पहले नहला दें और शाम को 5 बजे के बाद उसको नहला दें। अगर ये सब रखेंगे तो कहीं न कहीं पशु गर्मियों में भी जो उत्पादन क्षमता उसकी होनी चाहिए उतना वो दे पाएगा। तो डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि पशुओं में खासकर कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं? देखिए, पशुओं में कुछ प्रमुख बीमारियां हैं। जैसे कुछ इसमें अगर हम इसको 2 भागों में बाँट लें, जीवाणु जनित कौन सी बीमारियां हैं और विषाणु जनित कौन सी बीमारियां हैं। अब जीवाणु जनित की अगर बैक्टीरियल हम बात करेंगे तो जैसे गलाघोटू हो गया, मैंने आपको बता दिया। दूसरा एक बीमारी और है, एंथ्रेक्स है। बहुत हालाँकि कम है, लेकिन कई बार की वो मिल भी जाती है। तो आपको हमने गलाघोटू का टीकाकरण समय से बताया। इसी से रिलेट करते हुए एक आपने बीमारी अक्सर करके हमारे जो महिष वंश है, मीन्स भैंसों के बच्चे हैं, उनमें ज़्यादा कॉमन है, लगड़िया बुखार जिसको ब्लैक वाटर कहते हैं। इसमें भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि नाम से ही कन्फर्म है लगड़िया बुखार, तो पशु लंगड़ा कर भी चलने लगता है। इसका भी टीका सेम समय लगता है। जिस समय गलघोटू का टीका लगता है, उसी समय आप इसका भी टीका लगवा सकते हैं, लगड़िया बुखार का, अप्रैल के महीने में। इस बीमारी से बचाव उसका हो जाएगा। एक और बीमारी आप लोगों ने सुनी होगी, एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज। नाम से ही कन्फर्म होता है। हिंदी में कहते हैं मुंह पका खुर पका, मुंह का पक जाना, खुर का पक जाना, मीन्स मुंह में हल्के हल्के छाले निकल आते हैं और पैरों में हल्के हल्के छाले निकल जाते हैं। ये एक विषाणु जनित है, बैक्टीरियल बीमारी है। इसका भी टीका साल में 2 बार लगाया जाता है। एक ये सर्दियों के मौसम में, दिसंबर जनवरी के मौसम में, और एक जून जुलाई के मौसम में। अगर साल में 2 टीका लग जाए तो इस बीमारी से हम बचे रहेंगे। अगर मान ली बीमारी ये हो ही जाए तो फिर क्या करें? इसके लिए आप मुंह की धुलाई के लिए पोटेशियम परमैंगनेट जो लाल दवा है उसका बना लें, या फिटकरी आप ले लें, फिटकरी का घोल आप तैयार कर लें, उससे आप छिड़काव करें। और साथ में सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक भी अगर चलती रहे, तो ये भी रोग धीरे धीरे करके कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, रोग ना हो उसके लिए पहले से ही इसका समय से टीका जरूर लगवा लेना चाहिए। यहीं पर चूंकि हमारे मैथा तहसील में बहुत सारे बकरी पालन भी है, बकरी पालन का व्यवसाय बहुत अच्छे से करते हैं, भेड़ पालन का व्यवसाय बहुत से अच्छे से करते हैं। तो इसकी एक बहुत कॉमन बीमारी है पीपीआर, जिसको प्लेग कहा गया है। अगर ये बीमारी हो जाए तो पहले आपको लक्षण बता दें, कैसे आप जानेंगे। तो लक्षण के लिए देखेंगे, टेम्परेचर बहुत राइज करता है। टेम्परेचर राइज करके 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। और आप देखते होंगे बकरी या भेड़ के नाक से हल्का हल्का नेजल डिस्चार्ज आने शुरू होता है। और वो पशु बिल्कुल सर नीचे करके बिल्कुल साई नेचर का रहेगा और खड़ा रहेगा। फिर अगर 2-3 दिन बाद आप देखते हैं तो हल्का हल्का वो पोकना भी शुरू करता है, पोकनी रोग की तरह जो है। ये सारे लक्षण इसमें आते हैं। और ये इतनी भयंकर बीमारी है कि अगर एक बकरी को हो जाए तो धीरे धीरे आसपास जितनी भी उसके हार्ड में होंगी सबको हो जाता है। इसका बचाव एक ही है, समय से टीका। इसका भी एक टीका केवल लगता है बरसात के पहले, पीपीआर का। अगर वो लगवा लें तो हमारी बकरी पालक के जुड़े हुए जो हमारे पशुपालक हैं, या भेड़ पालन से जुड़े हुए हमारे पशुपालक हैं, इस बीमारी से बचाव कर पाएंगे।
और दूसरी एक बीमारी बकरियों में है इंटीरियोटॉक्सिमिया, जिसको ईटी के नाम से बोलते हैं। इसका भी टीका बना हुआ है। ये भी चूँकि विषाणु जनित बीमारी है, तो विषाणु जनित बीमारी होने के नाते ही अगर एक में होता है तो और भी फैल जाता है। इसका भी समय से अगर टीकाकरण हो जाए, तो बचाव हो सकता है। जैसे कि पशुपालक किसान भाइयों का सोचना होता है, जब हम अपने पशु को टीकाकरण करवाएंगे तो वह दूध देना कम कर देगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी टीका बना है पशु के लिए, उसके बेहतर स्थिति के लिए बनाया गया है, उसके बेहतर स्वास्थ्य के लिए बनाया गया है। कोई भी ऐसा टीका नहीं है, कोई भी ऐसा टीकाकरण पशुओं में नहीं है जो उसको नुकसान करे। किसी भी प्रकार का उस पशु में लॉस नहीं हो सकता है। केवल इतना तो हो सकता है दोस्तों कि अगर आज वो शाम को मान लीजिए कोई भैंस है, दुग्ध उत्पादन वो एक दिन में 10 लीटर है उसका। आज आपने उसको वैक्सीनेट करवाया, आज वैक्सीनेशन करवाया, हो सकता है कि कल आधा 1 लीटर दूध वो कम दे, लेकिन अगले दिन से फिर वही शुरू हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार का टीका कोई भी नुकसानदेह नहीं है। और जैसे पशुपालक हम लोग भी गाँव में जाते हैं तो कहते हैं कि साहब ये टीका गरम करता है। गरम कुछ नहीं होता है। टीकाकरण आपको करवाना ही चाहिए और 100% ही करवाना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का शंका आप बिल्कुल ना रखें। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि हमारे पशुपालक भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपको यही सलाह देते हैं कि पशुपालन का काम आप बहुत अच्छे से करें और खेती-बाड़ी के साथ-साथ इसको बढ़ाएँ आप। ऐसे बढ़ाएँ, अगर आज आपने 2 भैंसें रखी हैं, तो आप ये सोचें कि अगले साल हमें और इसको इंक्रीज़ करना है। आपके घर के जितने सदस्य हैं, इसी में आप इन्वॉल्व करिए उसमें और दिन पर दिन इसको आप बढ़ाते जाएँगे, तब बढ़ता रहेगा ना पशुपालन, तो आपको खुद इसमें लगेगा कि कितनी आमदनी हो रही है और आपका खेती-बाड़ी में भी इससे कहीं न कहीं फ़र्क आएगा। क्योंकि हमने जब पहले ही कहा कि आपने अपने घर में एक तरह से 3 फैक्ट्रियाँ लगा ली हैं। अन्न तो आप उत्पादन कर ही रहे हैं, साथ में दुग्ध उत्पादन भी करिए और उसके साथ-साथ में आप अपना जो है खाद का उत्पादन करिए। और खाद के लिए तो आप केचुए वाली खाद, वर्मी कंपोस्ट जो उसको बनाइए, जब वो बनाएँगे जैविक खाद होगी और जैविक खाद जब आपके खेतों में जाएगा तो जो उससे उत्पादन होगा, वो भी जैविक होगा और जैविक के नाम से ही आपको रेट ज़्यादा मिलेगा। इसी प्रकार से अगर वही वहाँ से जो हरा चारा आ रहा है, जिसमें आपने डीएपी, यूरिया नहीं डाली है, जब वो हमारा पशु वो हरा चारा खा रहा है, जैविक चारा खा रहा है, तो जो उसका दूध आएगा वो भी जैविक होगा, ऑर्गेनिक मिल्क के नाम से बाज़ार में बिकेगा, तो उसके रेट भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभप्रद होगा वो। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे पशुपालक किसान भाइयों के साथ साझा की। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। तो किसान भाइयों, पशुपालन को लाभदायक बनाने के लिए पशुओं की सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सही जानकारी और सही देखभाल से ही हम अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पशुओं का ख्याल रखें। नमस्कार।